नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभी तक आप राष्ट्र के नाम संदेश सुना करते थे। जब किसी को लगे कि सेठ देश को अपनी जेब में रखने लगा है, तब राष्ट्र के नाम संदेश सुनना बंद कर दीजिए। सेठ के नाम संदेश सुनाना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो अपने रेडियो चैनल पर सेठ की बात भी शुरू कर सकते हैं। संडे के दिन आज़ादी के आंदोलन के समय भारत के कई सेठों ने अपना बिजनेस दांव पर लगा दिया, इसलिए कि भारत आज़ाद हो और लोकतंत्र कायम हो। अब उसी आज़ाद भारत में कुछ सेठ ऐसे हैं जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने के नए नए तरीकों में हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। इसलिए सेठ के नाम संदेश जारी कर रहा हूं। कारोबार बहुत साफ है मेरी समझ में कि देश और समाज के लिए अत्यंत जरूरी है। दुनिया के अन्य देशों की तरह हमारे देश के सेठों ने भी समाज को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हर सेठ को आप उसी एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे सेठ होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अपना उत्पाद बनाते हैं, उस उत्पाद को लेकर दुनिया में विश्वास हासिल करते हैं, दूसरे अच्छे उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, पैसा कमाते हैं, समाज और देश को देते हैं। मगर दो चार सेठ ऐसे होते हैं जो राजनीति के बेहद खास होते हैं। उन्हें हर चीज का ही ठेका मिल जाता है, जंगल से लेकर बंदरगाह, आसमान से लेकर जमीन तक का। ऐसा लगता है कि बाकी किसी सेठ को बिजनेस करना नहीं आता है। ऐसे सेठ का सारा कारोबार आप देखेंगे कि सरकार की संपत्ति के आसपास घूमता है। इस तरह के सेठ का मूल्यांकन आपको अलग से करना चाहिए। सभी को सभी में मत मिलाइए। यह उन सेठों की तरह नहीं है जो गली नुक्कड़ पर गर्मी सर्दी बरसात में हड्डियां गलाते हैं और बिजनेस करते हैं। ऐसे ही दो चार सेठों के लिए यह सेठ के नाम संदेश है। इनका बिजनेस सरकार की गोद में बैठकर होता है, इसलिए इन्हें आप गोदी सेठ कह सकते हैं। जैसे गोदी मीडिया होता है, वैसे ही भारत में गोदी सेठ आ गए हैं। गोदी मीडिया में दो तरह के सेठ हैं, इसे ध्यान से समझिए। पहले प्रकार के वे सेठ हैं जो इस माध्यम में बहुत पहले से जमे हुए थे, लेकिन उन्हें गोदी मीडिया बनाया गया। वे गोदी मीडिया के जरिए अब धंधा कर रहे हैं। गोदी मीडिया क्या करता है? जनता से सच्चाई छिपाता है और दिन रात आपको हिंदू मुसलमान के बीच विवाद में उलझाकर रखता है या इसी तरह के दूसरे विवादों में फंसाए रखता है। तो गोदी मीडिया देश का पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें हजारों लोग इस बात के लिए घर से निकलते हैं कि दफ्तर पहुंचकर खराब से खराब प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसा कहीं बिजनेस आपने देखा है? घटिया प्रोडक्ट बनाने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं, कम लागत में बना रहे हैं ताकि आप खुशी खुशी मुफ्त में आपको मिले और समझे कि आप ग्रहण कर रहे हैं। ये लोग घर से निकलते हैं कि हम पत्रकारिता करने जा रहे हैं, यही बताकर निकलते हैं, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर दफ्तर पहुंचकर जहर फैलाने का काम करते हैं। केवल जहर ही नहीं, जनता तक दूसरी सूचनाएं ना पहुंचे, जनता की बात सरकार तक और जनता तक ना पहुंचे, इसके लिए गजब गजब का प्रपंच रचते हैं। लेकिन अब जनता कुछ कुछ समझने लगी है। समझ रही है जनता कि नफरती डिबेट से उसका भला नहीं हो रहा है। जिन बच्चों को डॉक्टर बनाने में ध्यान देना चाहिए, वे दंगाई बनाने के खेल में फंसाए जा रहे हैं। उसकी मानसिकता का प्रसार हो रहा है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दंगाइयों की मानसिकता के साथ बड़ा हो। तो अब यहां से बदलाव का रास्ता खोजा जा रहा है। आपके लिए नहीं बदलना है, किसी और तरीके से बदलना है ताकि आपको झांसा दिया जा सके कि यह कोई दूसरा मीडिया है, उनसे अलग है। यह बात आपको समझनी है। गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होने जा रहा है। एंकरों की जगहें बदली जा रही हैं। आप देखेंगे एक एंकर यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां आ रहा है। नए गोदी सेठ लाए जा रहे हैं। ये दूसरे वाले सेठ जो नए तरीके से गोदी मीडिया का काम करेंगे। आप सोचिए, अगर सेठ ही गोदी हो तो क्या उसका मीडिया गोदी मीडिया नहीं होगा? सोचिए, जिस सेठ का सारा काम सरकार से जुड़ा हो, कई तरह की सरकारों से जुड़ा हो, क्या वो सरकार से सवाल पूछ पाएगा? आप सोचिए।
आपके लिए कौन पूछेगा, कौन बोलेगा? जब आपको लगेगा कि आपके लिए किसी को बोलना चाहिए, तब यह गोदी मीडिया पार्ट 2 क्या करेगा? विदेशों में भारत का नाम कैसे हो रहा है, डंका कैसे बज रहा है, इसकी कहानी बताकर आपको अपनी परेशानियों से दूर करेगा और उन्हें बंद कर देगा व्यापक जनता के बीच पहुंचने से। तो यह खेल होने जा रहा है। आपकी तनख्वाह 4 साल से नहीं बढ़ी है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छे कॉलेज नहीं हैं, और गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगा। तो गोदी मीडिया पार्ट 2 में इसके लिए शरीफ एंकर लाए जाएंगे, जिनके बोलने का तरीका कुछ और हो, वो इसी सिस्टम के पार्ट हों, मगर वो जनता के बीच ज्यादा बदनाम अभी नहीं हुए हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में ये कमान सौंपी जाएगी और गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होगा। इसलिए बताना चाहता हूं कि दुनिया में भारत की क्या स्थिति है, इसके नाम पर एक तरह से आपको चांद दिखाकर आपसे निवाला छीन लिया जाएगा। इसलिए गोदी मीडिया पार्ट 2 के खेल को ध्यान से आपको समझना है। इसमें आ रहे सेठों के धंधों पर नजर रखिए, उन धंधों को समझिए कि क्या है, कैसे मिला है और उन धंधों को लेकर किस तरह की बातें हुई हैं। ये जो गोदी सेठ हैं बाकी सेठों से बहुत अलग होते हैं। बाकी सेठ भी जानते हैं कि 2-4 गोदी सेठ हैं, उनकी ताकत बहुत बड़ी है, वो जो चाहें कर सकते हैं, हर चीज खरीद सकते हैं। उनसे बचकर या उनकी छोड़ी हुई जगहों पर अपना धंधा चुपचाप कर रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं। पहले से अच्छा और सस्ता देने के नाम पर आपको ठगा जा रहा है। ये वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए गुजारिश है कि आप सुनने का तरीका अब बदल लीजिए, ठहर कर सुनिए और क्या कहा गया है उसे बार बार सोचिए, बार बार इस वीडियो को देखिए। तो इसी संदर्भ में आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। यह किस्सा है जर्मनी का। हिटलर को आइडिया आया कि 50 में से केवल एक ही जर्मन के पास कार है। तो वो आइडिया लेकर आता है कि सभी जर्मन के पास एक कार होनी चाहिए। आप खेल देखिए, किसी की जरूरत में कार शामिल नहीं है, मगर वो सपना बेचता है सबको कार के लिए, और सबको लगता है कि हां, हमारे पास कार नहीं थी, हम तो अभी तक गर्व कर ही नहीं पा रहे थे, जब कार आ जाएगी तब हम गर्व करेंगे। तो इस किस्से को आपको खास संदर्भ के लिए बताना चाहता हूं। इन दिनों आप देखेंगे कि कार की जगह मुफ्त में मोबाइल डेटा बांटा जाता है और कई चीजें बांटी जाती हैं, जिससे आपको फायदा भी होता है। लेकिन सोचिए कि एक सस्ती चीज देकर बाकी कितनी चीजें, बेशकीमती चीजें आपसे ली जा रही हैं। इसका हिसाब करेंगे तब आपको खेल समझ आने लगेगा। तो मई 1937 में नाजी पार्टी की मजदूर इकाई एक कोऑपरेटिव बनाती है, फोक्सवैगन के नाम से फर्डिनेंड पोर्श को ले आती है, जो अमीरों की कार तब बनाया करते थे। बहुत ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे उस समय के, बहुत ही लोकप्रिय ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे फर्डिनेंड पोर्श। अब वो गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए सस्ती कार की डिजाइन करने लग जाते हैं। हिटलर के दोस्त माने जाते थे, इसलिए आज के हिसाब से उन्हें तब का गोदी सेठ कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है फर्डिनेंड पोर्श को। तो वो एक कार डिजाइन करता है और उसी वक्त दिसंबर 1938 में यहूदियों के लिए कार चलाने पर रोक लगा दी जाती है। एक तरफ जनता सस्ती कार मिलने के सपने में खोई हुई है, दूसरी तरफ उसी जनता के एक बड़े हिस्से के कार चलाने पर रोक लगाई जाती है और उसे गैस चेंबर में भेजा जाने लगता है। अब आप समझ रहे हैं, कुछ कुछ सोचिएगा। तो इसलिए कहा जाता है, जो लोग कहते हैं कि तकनीकी सभी के लिए समान अवसर लेकर आती है, यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। अंतिम और सबसे बड़ा फायदा किसे होता है, ये हम इतनी आसानी से नहीं समझ